जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिक मैथ के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। उसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किए। रीजनिंग मैथ में हम लोग सबसे पहले मैथ स्टार्ट किए हैं। सारा सिलेबस सिलेबस सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और मैथ में भी हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, बेसिक न्यूमरेसी। और बेसिक न्यूमरेसी में सबसे पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मैथ है, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिक मैथ में हम लोग को लगभग 3 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक। आज चौथा लेक्चर है। एक दो लेक्चर और होगा, फिर बेसिक मैथ समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। इसके बाद तब हम लोग नंबर सिस्टम में घुसेंगे, ठीक है। तो पीछे के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, समीकरण के बारे में पढ़ा। समीकरण क्या है, समीकरण के प्रकार क्या होते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तीन चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहते हैं, वन लाइनियर इक्वेशन, टू लाइनियर इक्वेशन, थ्री लाइनियर इक्वेशन। सारी चीजें हम लोग पीछे क्लास में देखे हैं। उसी क्रम में हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरणों के जो चर के मान है उसको निकालने की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यह, चूंकि हम लोग कक्षा 10 की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, कक्षा 10 का एग्जाम हम लोग को देना नहीं है, तो हम लोग केवल एक विधि को ज्यादा फोकस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में चरों का मान निकालने के लिए कुल 3 विधियां हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में चरों के मान निकालने की कुल 3 विधियां हैं। अच्छा, इससे इसके पहले एक चीज मैं बताऊं आपको कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों के में चरों के मान निकालने की कुल 2 विधियां हैं। अब आप कहेंगे एक बार कह रहे हैं तीन, एक बार दो। देखिए कैसे। एक तो ग्राफी मेथड होता है, ग्राफी रिप्रेजेंटेशन से एक्स और वाई चरों का मान निकालते हैं। दूसरा होता है बीज गणितीय मेथड। तो ग्राफी मेथड से हम लोग को कोई विशेष मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग कक्षा 10 का एग्जाम तो देना नहीं है। हम लोग को किस चीज की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, वनडे, मतलब कंपटीशन की तैयारी करनी है। उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से कोई मतलब नहीं है। दूसरा मेथड है बीजगणितीय मेथड, जिसमें कुल 3 मेथड है बीजगणितीय में। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन खंड विधि। प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूट मेथड, विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड और वज्रगुणन खंड विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड है। किसके लिए 3 मेथड है? दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों में चरों का मान ज्ञात करने के लिए कुल 3 विधियां हैं। मैंने लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में चरों के मान निकालने की विधियां। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूट मेथड। दूसरा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक। तो पहला हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ें, फिर विलोपन विधि पढ़ेंगे, फिर वज्र गुणनखंड विधि। तो पहले प्रतिस्थापन विधि देखते हैं कैसे क्या है, समीकरण क्या है, ये सब चीजें के बारे में मैं पीछे क्लास में बताया हूँ। जाके वीडियो को देखिएगा, फिर इसको पढ़ेंगे तब ज्यादा स्पष्ट होगा, ठीक है। बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में मैंने पीछे क्लास में बताया। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि सब्स्टिट्यूट मेथड, जैसा कि प्रतिस्थापन नाम से ही स्पष्ट होता है कि प्रतिस्थापित कर दिया था, मतलब एक को हटा के दूसरा ला दिया जाता है। यानी एक्स को हटा के वाई लाया जाएगा, वाई को हटा के एक्स लाया जाएगा, दोनों में से कोई कर सकते हैं। प्रतिस्थापित कर देते हैं मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स के स्थान पे वाई, वाई के स्थान पे एक्स। मोटिव यही है। बाकी विधि क्या है देखिए, मैंने लिखा भी है क्या विधि है। विधि, किसी भी समीकरण में एक चर, माना वो आई है, जो को दूसरे चर के पदों में लिखिए। अभी जब एग्जाम्पल से इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा तब ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक समीकरण का उदाहरण मैं लिया हूं, दो समीकरण है। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, यक्स का मान बताना है और वाई का मान बताना है। यही चर है ना, चर यक्स चर वाई। अच्छा, मैं आपको बताया था कि ये कौन सा इक्वेशन है, वन लाइनियर है कि टू लीनियर है कि थ्री लीनियर है, कौन सा है, जाके लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, अब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों में जो आपको आसान लगेगा, कि दाया से बायां पक्ष, बायां से दायां पक्ष करने में जो आसान लगेगा,
उसी को हम लोग उसी समीकरण को हम लोग लेंगे। ठीक, जैसे हम लोग ले लेते हैं, चाहे इस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, चाहे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। लेकर फिर क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं किसको, 2x प्लस 3y को ले लेते हैं, इस समीकरण को लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण से y का मान निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इस समीकरण से y का मान निकालेंगे। तो पहले y का मान निकालेंगे तो 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। मैंने आपको बताया था कि जब दाएं पक्ष से बायां पक्ष से दायां पक्ष कोई भी पद होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे +2 था, इधर चला गया तो -2 हो गया, 5 तो इधर ही है तो 5 5 रहेगा। प्लस 3y को 3y भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3y के आगे प्लस छिपा रहता है। ठीक, तो 3y बराबर 5 माइनस 2x। y बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 3 का क्या है, गुणा है, तो इधर जाएगा तो y से 3 से भाग हो जाएगा, 5 माइनस 2x बाई 3। ये समीकरण 3 मान लीजिए कि समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए चर y का मान जो है चर x के रूप में है, जो कि मैंने पहले लिखा है। एक चर को दूसरे चर के पदों में, एक चर y है, इसको हम दूसरे चर के पदों में क्या निकाले, मतलब x के पदों में हम लोग निकाल लिए। अगला स्टेप क्या है, y के इस मान को y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। यानी दूसरा समीकरण यानी इसमें, मैंने इस y का मान इसमें रखिए, प्रतिस्थापित मतलब इस y की जगह पे इतना रखना है, तो वह रखिए। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 0 है, यही है ना। अब y बराबर रखिए, y बराबर इतना है तो y की जगह पर रखिए x माइनस वाई, वाई मतलब 5 माइनस 2x बाई 3 बराबर 0। समझ में आई बात, ठीक, x माइनस 5 माइनस 2x बाई 3, ये y का मान हो गया। क्या हो गया ये, y का मान हो गया। अब यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। आप समझ ही रहे हैं कैसे, एक करके दीजिए, 3 ले लीजिए एलसीएम, 3 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 3 से 3 में भाग देंगे, एक आएगा, 1 से 5 माइनस 2x में गुणा करेंगे बराबर 0। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3x माइनस 5 प्लस 2x बराबर 0, 3x 2x 5x माइनस 5 बराबर 0। देखिए 3x 2x 5x माइनस 5 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे ये चीज समझना है कि -5 प्लस 2x कैसे हो गया, ये माइनस जो है लिखना तो चाहिए 5 माइनस 2x, लेकिन माइनस जब इसमें जाएगा तो ये -5 और ये माइनस वाला रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अरे भाई यहाँ ये माइनस है, अब कोष्टक में 5 माइनस 2x है, यही है ना। अब जब ये माइनस का इसमें गुणा होगा तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। तो यही तो मैं लिखा हूँ, -5 प्लस 2x। ठीक है, ऐसे ही इसको समझेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 5x माइनस 5 बराबर 0, 5x माइनस 5 बराबर 0, 5x बराबर 5, x बराबर 5 बाई 5 बराबर 1, यानी x बराबर 1। अब x का मान देखिए निकल गया, इसी x का मान इन दोनों समीकरण किसी में भी रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो आइए रखते हैं, इसमें रख देते हैं x माइनस वाई बराबर 0, x का मान यहाँ रख दीजिए तो 1 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 1, यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, जहां भी कंफ्यूजन होगा मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण उठाएंगे, फिर चाहे x को एक तरफ कर देंगे चाहे y को एक तरफ कर देंगे, चाहे x का मान निकाल लेंगे चाहे y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने y का इस समीकरण को मैंने लिया है और इस समीकरण से मैंने y का नहीं, इस समीकरण को मैंने लिया है, पहले समीकरण को 2x प्लस 3y को लिया है और मैंने y का मान निकाला।
निकाला, आप यक्स का भी निकाल कर से यक्स का भी रख सकते हैं। मैंने वाई का निकाला, आप यक्स का निकाल के हल करिएगा। वाई का मान निकाल लिए। अब समीकरण नंबर 1 से हमने y का मान निकाला, इस y के मान को हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो फिर x के टर्म में ही पूरा यह समीकरण हो गया। फिर इसको हल किया हमने, तो x का मान आ गया 1। फिर इस तरह x का मान 1 आ गया, इसके बाद x का मान मैंने 1 को समीकरण नंबर 2 में रखा, तो y का मान भी 1 आ गया। तो आंसर हो गया 1 और 1, x का मान भी 1, y। अच्छा, ये आंसर हमारा सही है कि गलत है, इसको कैसे चेक करेंगे? यक्स का मान, वाई का मान, इन दोनों को मानों को उठा के यहाँ पे रखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाता है, तो समीकरण क्या है हमारा? समीकरण का हल क्या है हमारा? सही है। तो रखिए, एक्स के बराबर 1, वाई बराबर 1, यहाँ पे रखिए। इसको मैं देखिए जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5। अब एक्स का मान रखिए, 2 गुड़े 1 धन 3 गुड़े 1 इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, यानी कि हमारा समीकरण का जो हल आया है ये सही है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसी एक्स और वाई के मान को यहाँ पर भी रख के आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक, यहाँ एक, एक माइनस एक, जीरो जो बराबर जीरो, यानी कि हमारा ये जो आंसर आया है ये सही है। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी समीकरण से, दोनों में से कोई समीकरण लेंगे, ठीक, एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखेंगे। एक समीकरण को मैंने लिख दिया, एक चर को दूसरे चर के पदों में मैंने लिख दिया। फिर y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। y के इस मान को दूसरे समीकरण इसमें हम लोग रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक, एक चर को दूसरे चर में बदल गया, फिर प्राप्त x का जो x का मान आएगा, यहाँ से आया x का मान, अब y इसमें 2 में रख के y का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। ठीक, आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन एक बार इसको भी हल कर लेंगे ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तो हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे, तो इसको भी हल कर लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? दो समीकरण दिए हैं, x और y का मान ज्ञात करना है, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो सबसे पहला क्या, इन दोनों में से कोई एक समीकरण हम लोग ले लेंगे। कौन सा समीकरण हम लोग ले लेंगे? दूसरा ले लेते हैं, चलिए दूसरा समीकरण ले लीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 16। अब दोनों में से एक समीकरण ले लिए। अब क्या करेंगे, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग y का मान निकाले थे, इसमें हम लोग x का मान निकालते हैं, दोनों हो जाएगा। चलिए, तो x का मान निकालिए, 2x इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 4y। समझ में आया कैसे हुआ? 4y जब उधर जाएगा तो माइनस 4y प्लस 4y माइनस 4y हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 2x इज इक्वल टू, नहीं, x इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 4y बाई 2। तो x का मान कितना आ गया? -8 माइनस 2y, इतना आया x का मान। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन समीकरण नंबर 1। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखिए भाई, x का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 ये है, तो यहाँ पे रखते हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू -4। ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें ये x का मान इतना रखेंगे, 5 इंटू -8 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू -4। 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 बटे 40 माइनस 5 दूनी 10y प्लस 2y इक्वल टू -4। अब -10y प्लस 2y, 10 में से 2 या 8, -8y, इधर -4 प्लस 40 -8y इज इक्वल टू 40 में से 4 या 36, y इक्वल टू 36/8। तो 2 चौको 8, 2 एकम 2,
दो आठे 16 हो गया, दो दूनी 4, दो नौ 18 हो गया, यानी y का मान -9/2। अब y का मान -9/2 आ गया, तो y का मान इन दोनों समीकरण किसी में भी y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो आइए रखते हैं, किस में रखा जाए, दूसरे वाले में रख लीजिए। चलिए 2x प्लस 4y इक्वल टू -16, 2x प्लस 4y इक्वल टू -16। इसमें y का मान रखिए कितना, -9/2। 2x प्लस 4 इंटू -9/2 इक्वल टू -16। अब दो दूनी 4 हो गया, 2x माइनस दो नवा 18 इक्वल टू -16 हो गया। तो 2x इक्वल टू -16 प्लस 18, 18 में 16 जा 2 हो गया, यानी 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। अब x का मान 1 आया, y का मान -9/2 आया। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन समीकरण नंबर 1 और 2, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए। क्यों? क्योंकि ये हम लोग अपना आंसर चेक करने के लिए कि x का मान और y का मान इस समीकरण में दोनों में से किसी में भी रखने पर समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में बराबर होना चाहिए। आप रख के चेक करिएगा, ठीक है। यदि आएगा तो सही है, यदि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा तो सही है आंसर, नहीं बराबर आएगा तो गलत है, ठीक है। तो आप एक बार रख के इसको चेक करिएगा। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में देखिए ना, जैसे कोई भी इसमें चर हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उसको हम लोग प्रतिस्थापित कर दे रहे, हटा दे रहे हैं, गायब मतलब उसके स्थान पे वाई के स्थान पे एक्स रख दे रहे हैं, प्रतिस्थापन कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। हालांकि यह विधि हम लोग कंपटीशन की तैयारी के लिए यह विधि हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं। अभी मैं जो दूसरी विधि बताऊंगा विलोपन विधि, उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग विलोपन विधि को देखते हैं। तो दूसरी विधि है क्या, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। अब दूसरी विधि को देखिए, पहले इसका प्रोसेस समझ लीजिए, क्या प्रोसेस है उसका। पहला प्रोसेस क्या है, पहला कि सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर अचरों, अच्छा, उपयुक्त शून्येतर अचरों, शून्येतर अचरों मतलब अचर रहेगा अचर, और शून्येतर का मतलब शून्य नहीं रहेगा, यानी शून्य को नहीं लेना है, बाकी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट नेचुरल नंबर लेना है, प्राकृतिक संख्या लेनी है। शून्येतर अचरों का मतलब प्राकृतिक संख्या, जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है, या गिनती वाली संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं ले सकते। तो वही कह रहा है कि उपयुक्त शून्येतर अचरों, किसी अचरों से किसी एक चर के गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा कीजिए। इसका मतलब यह है, ये दोनों समीकरण है, ठीक। विलोपन, जैसा कि इस विधि का नाम ही है विलोपन, एलिमिनेशन, माने इसका किसी एक चर, चाहे एक्स को चाहे वाई को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उसको गायब कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। इसके पहले प्रतिस्थापन वाले में हमने क्या बताया था अभी, कि उसमें क्या करेंगे कि एक चर को हटाकर उसके जगह दूसरा चर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चर को ही गायब कर देंगे, ठीक। अच्छा, उस चर को, दोनों में से किसी चर को, चाहे एक्स को चाहे वाई को, किसी भी चर को आप गायब कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये समीकरण पे डिपेंड करता है कि कौन सा चर आपके लिए आसानी से गायब हो जाएगा, कौन सा चर थोड़ा कठिनाई होगी गायब होने में, ठीक। तो ये समीकरण पे डिपेंड करता है, समीकरण देख के आप बताएंगे कि कौन सा चर जो है को हम लोग गायब करेंगे। जैसे इसमें इन दोनों समीकरण में देखिए, अच्छा, चर को गायब इसलिए किया जाएगा कि दूसरे चर का मान निकालने के लिए। अब गायब करने के लिए देखिए, गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला पहला काम तो करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि इसमें से हम लोग y को गायब करना है, y चर को, ठीक। अब यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y, यहाँ पे y है। तो यहाँ पे भी जब 3y होगा तभी तो 3y घटाएंगे तो क्या होगा, चाहे घटा देंगे चाहे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको जोड़ देंगे, 3y समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3y आएगा कैसे, 3y कैसे आएगा, जब यहाँ आप 3 से गुणा करेंगे,
जैसे जैसे यहाँ पे ले लीजिए आप y और 3y। ठीक, एक y है एक 3y है। 3y में क्या है, प्लस है, और y में क्या है, माइनस है। यही है ना, +3y -y। अब इन्हीं दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो पहला काम करेंगे, या तो आप क्या करिए, इसमें -3 से गुणा कर दीजिए। -3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक, ये ना, -3 से गुणा कर दीजिए इसमें, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसी तरह इसमें क्या करिए आप, चूंकि अच्छा ऐसा जोड़ना है, ऐसा करना है कि एक का चिन्ह प्लस हो एक का चिन्ह माइनस हो, तभी वो समाप्त होगा। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि समीकरण नंबर, इस समीकरण में कितने का गुणा करेंगे हम लोग, 3 का गुणा करेंगे। क्यों 3 का ही करेंगे, -3 का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि -3 का अगर कर देंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। -3 का भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब इसमें से इसमें घटाना पड़ेगा। जैसे -3 का ही चलिए हम लोग करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। -3 का गुणा करिए अब इसमें, इस समीकरण में। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 3 से इसमें गुणा करिए, 3x माइनस 3y बराबर 0। -3x माइनस माइनस प्लस 3y बराबर 0। अरे भाई -3 है ना, तो -3 करेंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण मिल गया। अब अब देखिए, इसमें भी 3y है, इसमें भी 3y है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। यानी कि इस समीकरण से और इस समीकरण में क्या करेंगे, इससे इससे घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ नीचे जो भी चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये 5x हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, +3y -3y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर 5 में से -0 जाए, 5 आ जाएगा। 5x प्लस 0 यानी 5, x बराबर 5/5 बराबर 1। अब देखिए, यक्स का मान 1 आ गया, यक्स का मान 1 आया। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो एक्स का मान किसी में भी रखिए, चलिए हम 2 में रखते हैं। x माइनस वाई बराबर 0। अब इसमें x का मान 1 रखिए, तो 1 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर -1, वाई इक्वल टू 1। यानी x का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। यानी x और y इक्वल टू 1। ये हो गया आपका आंसर। प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आप इसको भी पढ़ भी लीजिए। जैसे मैंने लिखा ना, सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर। अच्छा, यहाँ पे -3 से मैंने गुणा करके दिखाया, 3 से भी आप कर सकते हैं, 3 से करिए। चलिए 3 से करके दिखाते हैं। -3 हटाइए, 3 से कर दीजिए, इस समीकरण में 3 से गुणा करिए। ठीक, 3 से करिए, 3x माइनस 3y बराबर 0। 3 गुणे 0 0 हो जाएगा। ऊपर वाला समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब देखिए, यहाँ -3y या प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए। उस वाले पीछे वाले में जो हम लोग उसको घटाए थे, इसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, सीधे से जोड़ दिए तो ये कट गया। +3y में से -3y, ये 3 5x हो गया। जोड़ेंगे तो 5 + 0 5 हो गया, x बराबर 5/5 बराबर 1। समझ में आई बात, ये 1 हो गया। अभी इसी x का मान किसी में रख दीजिए, y का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई भी दो समीकरण हो, उनमें चरों का मान निकालना हो, तो ये एक विलोपन विधि है। विलोपन विधि में सबसे पहला प्रोसेस है कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर को हमको गायब करना है।
उस चर को गायब करने के लिए दोनों चरों उस चर को दोनों समीकरणों में बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर रहेंगे तभी घटाने पे गायब होंगे। तो इसमें 3y है तो यहाँ भी 3y रहना चाहिए। इसमें 2x है तो इसमें 2x कर दीजिए तो x गायब हो जाए तो y का मान आ जाएगा। ठीक है। y देखिए हम इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब तक हम लोग किसको गायब कर रहे थे, y को गायब कर रहे थे। अब हम लोग x को गायब करेंगे। चलिए x को गायब करके निकालिए इस समीकरण। अब x को गायब करना है। यहाँ पे क्या है, एक 2x है एक x है। देखिए एक 2x एक x है। अब 2x और x को बराबर करने के लिए इसमें 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि 2 किसमें, x किसमें है, समीकरण नंबर 2 में, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। कर दीजिए गुणा। 2x माइनस 2y बराबर 0। फिर यहाँ पे ऊपर है 2x प्लस 3y बराबर 5। ये ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट। अब इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बताइए। इस समीकरण में इस समीकरण को जोड़ेंगे। यदि आप जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये x गायब नहीं होगा। इसलिए इस समय को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसमें ये कट गया, ये माइनस 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 5y हो गया, इधर -5 हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया। देखिए y इक्वल टू 1 आ गया। अब y का मान कहीं रख दीजिए, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप हल कर सकते हैं। मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। अब आपको पहला समझ में आएगा। सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर अचरों, उपयुक्त शून्येतर अचरों मतलब जो हम लोग 2 से गुणा किए, एक 3 से गुणा करे, एक -3 से गुणा करे, यही शून्येतर अचर है। शून्य नहीं है, शून्य के अलावा है। अचरों से किसी एक चर के गुणांकों को, किसी एक चर के गुणांकों को, जैसे इसमें क्या किया हम लोग, 2 से गुणा किए तो x के गुणांकों को हम लोग सेम किया। इसमें 2x था तो इसमें भी 2x लाने के लिए 2 से गुणा किया गया। इसमें वही चर के गुणांक को संख्यात्मक रूप में समान, तो तभी तो 2x संख्यात्मक रूप में समान हो गया, इसीलिए समान हो गया। फिर दूसरा प्रोसेस क्या किया हम लोग, एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़िए या घटाइए। तो यहाँ पे वो कंडीशन बताएगा कि जोड़ना है कि घटाना है। अब यहाँ पे देखिए 2x खत्म करना है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा। इसीलिए इसको घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद एक मान आ जाएगा, फिर इसका मान रख के यही लिखा हूं, जिस चर का मान है उसका आप दूसरे वाले समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। ठीक? ये हो गई विलोपन विधि। अब आइए हम देखते हैं वज्र गुणन खंड विधि। तीसरी विधि वज्र गुणन खंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र, इंद्र भगवान का वज्र आपने सुना होगा, देखा होगा। इंद्र भगवान कैसा होता है, इंद्र भगवान का वज्र कैसा होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये इंद्र भगवान का वज्र है। बस यही फार्मूला लगेगा इसी तरह से। अभी देखिएगा, अभी मैं उपयोग करूंगा बस यही टोटल। कैसे है समझिए इसको। वज्र गुणनखंड क्रॉस, जैसे जैसा कि इंग्लिश वाले टर्म से पता चला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका इसमें गुणा करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब कैसे, ये वज्र है इसी तरह से गुणा होता है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। हालांकि इस विधि का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग केवल किसका विधि का उपयोग करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि का उपयोग ज्यादा करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन अब जानकारी के लिए है आपके। जैसे ये है क्वेश्चन आपका। ठीक, अब कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो चाहे किसी का भी गुणांक, चाहे समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक क्या है, 3। अब इस 3 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। 3 गुणे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 गुणे 0। कितना हो गया, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 3 का इसमें किए, एक का मतलब एक दूसरे से, जैसे y वाले गुणांक का इस समीकरण में, फिर इस वाले y गुणांक का इस समीकरण में। इस वाले y गुणांक का कितना है, 1 है, एक से पूरा गुणा करेंगे। इसमें 2x प्लस 3y गुणे 1 इज इक्वल टू 5 गुणे 1। समझ में आ रही बात। इसमें कितना से गुणा किया हम लोग, ये समीकरण कौन सा बन गया, 3। ये समीकरण बन गया 3। ठीक, इसको गुणा करिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू
5, ये समीकरण बन गया 4। हालांकि एक ही है, एक से गुणा करें तो एक से गुणा करेंगे तो इस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। तो अब कौन कौन समीकरण हमको मिले? एक समीकरण ये मिला गुणा करने के बाद, एक समीकरण ये मिला गुणा करने के बाद। तो अब कुछ मत करिए, वही समीकरण उतारिए यहाँ पे। 3x माइनस 3y इक्वल टू 0, और एक समीकरण ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब क्या करना, अब देखिए ये -3y ये +3y, यानी कि जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो वही जोड़ ही रहेगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 5 + 0 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब x का मान इन दोनों में से किसी में रख दीजिए तो y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ x का मान रखेंगे तो y इक्वल टू 1। अब इसका एक और तरीका है, जैसे अभी हम लोग 3 वाले गुणांक से किए, चाहे अब हम लोग x के गुणांक से भी कर सकते हैं। चलिए आइए उसको भी देखते हैं, उसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने y का गुणांक लिया था, एक में 3 से गुणा किया था, एक में 1 से किया था। अब x का गुणांक लीजिए, x का गुणांक क्या है, इसमें 2 है, इस x के गुणांक 2 से इस वाले समीकरण में गुणा करेंगे। करिए, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 गुणे 0 0 हो गया, समीकरण नंबर 3 मिल गया, ठीक। इस 2 वाले से इसमें किए, ठीक। इसमें x का गुणांक कितना है, 1 है, इस एक वाले से इसमें करेंगे, ये एक से करेंगे तो सारा समीकरण एकदम सेम सेम आ जाएगा। अब देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तभी खत्म होगा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस, -5y, -5 y इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 हो गया। y का मान रख देंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? इसी तरह कोई और समीकरण ले लीजिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2, और एक हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। दो समीकरण हम लोग ले लिए। अब क्या करना है इसमें, वज्र गुणनखंड में क्या करेंगे, यक्स का जो गुणांक है चाहे वाई का जो गुणांक है, दोनों में से किसी एक का दोनों समीकरण में गुणा करेंगे। चलिए हम यक्स का गुणांक लेते हैं, तो पहले इस समीकरण में यक्स का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 से इस समीकरण में गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्ष में गुणा होगा या नहीं, कि एक ही पक्ष में, 2 का, 2 3 6x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब इस तीन का किस में गुणा कर देंगे, इस x का 3 का इसमें कर देंगे, 3 का, तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y इक्वल टू 6। ए बी प्लस तो घटा देंगे, कट जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, 6 में 2 4, -4y इक्वल टू -4, y इक्वल टू, y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में चरों के मानों के निकालने की विधियां। 3 विधियां हैं, तीनों विधियां मैंने आपको बताया। अब हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए फिर नंबर सिस्टम में हम लोग घुसेंगे। तो आइए अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समीकरणों के बारे में हम लोग लगभग लगभग सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये द्विघात समीकरण है, इसको भी पढ़ लेंगे तो समीकरण वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो द्विघात समीकरण मैंने आपको द्विघात बहुपद बताया था। तो द्विघात बहुपद में क्या है कि चरों की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। अधिकतम घात कितनी होती है चरों की, 2 होती है। और द्विघात समीकरण में भी चरों की अधिकतम घात 2 होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि द्विघात बहुपद में बराबर 0 दो पक्ष नहीं होते हैं, केवल एक ही पक्ष होता है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी मान लीजिए। द्विघात बहुपद में दो पक्ष नहीं होते हैं, केवल एक। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यही है अंतर, बराबर 0 हो गया तो समीकरण, केवल वही लिखा है तो क्या है वो, द्विघात बहुपद।
द्विघात समीकरण, अच्छा, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है मानक समीकरण जो मैंने लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, माने ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैं ये लिखूं कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, तो अब इसमें देखिए ना, इसमें देखिए आप, ए एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ बी एक्स लिख लीजिए, यहाँ सी बराबर जीरो। तुलना करिए, देखिए ए बराबर तीन है, बी बराबर दो है, सी बराबर पांच है, यानी कि इस रूप में यह समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव यह समीकरण है। यानी कि कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन यदि मैं इसको केवल इतना ही लिखूं, इतना ही लिखूं, थ्री एक्स स्क्वायर ही लिखूं, तो क्या ये द्विघात समीकरण है थ्री एक्स स्क्वायर? तो आप सोचेंगे ये कैसे होगा, ये भी द्विघात समीकरण है, केवल थ्री एक्स स्क्वायर। अगर मैंने लिखा कि थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो बराबर जीरो, देखिए तुलना करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखिए ए बराबर तीन, बी बराबर जीरो, सी बराबर जीरो, तो इस थ्री एक्स स्क्वायर को इस रूप में हम लिख सकते हैं, जीरो एक्स मतलब जीरो, जीरो जीरो यानी थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर भी क्या है? द्विघात समीकरण है। लेकिन एक चीज और इसमें देखिए, यदि मैं लिख दूं यहाँ पे, केवल मैं लिख दूं कि थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना अगर आप इससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो बी एक्स और सी तो है, लेकिन ए एक्स अगर जीरो और एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे आप, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी द्विघात समीकरण कहाएगा। तो ए यहाँ पे क्या है? जीरो है। इसलिए मैंने यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, ए बराबर जीरो यहाँ हो गया, यानी कि थ्री एक्स प्लस फाइव क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। थ्री एक्स प्लस फाइव क्या है? वन लाइनियर इक्वेशन है, वन लाइनियर, वन वेरिएबल वन लाइनियर इक्वेशन। ठीक है, एक चर और रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो के बराबर हो गया, इस रूप में भी समीकरण द्विघात समीकरण होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना, ए बराबर तीन है, यहाँ जीरो नहीं, लेकिन अगर इस तरह लिखा है, तो ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ये बात आप जानते रहिएगा और अच्छे से जानते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण तभी होगा जब ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब इस समीकरण के दो मूल होंगे, क्योंकि यक्स की घात दो है, यानी कि यक्स के दो मान होंगे। जो यक्स के दो मान होंगे, उसी मानों को रूट कहते हैं, मूल कहते हैं। मूल क्या कहते हैं? मूल, इंग्लिश में रूट। ठीक, तो जो यक्स के वैल्यू है, जो यक्स का मान है, वही मूल है। तो यक्स स्क्वायर है, यानी कि यक्स की घात दो है, यानी कि यक्स की घात दो का मतलब यक्स के दो मान होंगे। ठीक, ये समझ में आया होगा आप कि, तो इस समीकरण में यक्स के दो मान होंगे, माने इस समीकरण के रूट दो होंगे, इस समीकरण की वैल्यू दो होगी, यक्स के दो मान होंगे। ठीक है, तो एक होता है विविक्तर या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में विवेचक या विविक्तर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं।
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी अगर बोला जाए कि इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो आप डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यक्स का गुणांक है। ए क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है? ये कांस्टेंट जो सी है, स्थिरांक जो अचर जो है सी। तो डी बराबर इतना हो गया। अब देखिए इस समीकरण का विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, माने बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से यदि बड़ा आ रहा है, तब इस समीकरण के जो मूल होंगे, जो एक्स की वैल्यू होगी, जो रूट होंगे एक्स के, वो वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान। मैं आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या सब बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। वास्तविक संख्या का मतलब अभी आप इतना जानिए कि जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, जैसे ये कहीं अगर इस तरह लिखा हो अंडर रूट में -1 इक्वल टू आई, तो ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में -1 क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याओं को छोड़कर जितना भी आप जानते हैं, ये एडवांस मैथमेटिक्स जब आगे पढ़ेंगे, मैथ 12 में पढ़ेंगे, तो ये आता है। आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। ठीक है। यदि इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो विविक्तर विवेचक, हाँ यहाँ पे हम लोग थे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तब मूल जो है, रूट इस समीकरण के मूल जो हो गए वास्तविक और असमान। यानी कि जो संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 वो होगी और असमान होगी, एक संख्या नहीं, रियल एंड डिफरेंट। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है, जीरो से ज्यादा आता है, यानी 1 2 3 कुछ भी आता हो। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से कम आता है, जीरो से कम का मतलब होला कि -1 -2 -3, यानी माइनस में आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, -1 इज इक्वल टू आई। अब देखिए जीरो से कम आ रहा है, तो मूल, जब जीरो से कम आएगा तो ये आ जाएगा, माइनस अंडर रूट में -1, ये सब आने लगेगा। तो मूल क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो अगर आ गया, तो मूल रियल एंड सेम, वास्तविक और समान होंगे। यानी कि यक्स के दोनों मान जो है बराबर होंगे। 5 है तो 5 ही होगा, 5 5 दो मान आएंगे। ठीक। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, बी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी प्रकृति नेचर हो गया कि कब डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो होगा तो क्या इस समीकरण के क्या मूल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होगा तो मूल वास्तविक समान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो होगा तो मूल इस समीकरण के मूल इमेजिनरी होंगे। ऐसे ही मैंने ये बता दिया। ठीक। अब मान लीजिए कि इस समीकरण के दो मूल है, मैंने बताया दो मूल आएंगे। एक्स की घात 2 है तो दो मूल आएंगे, दो वैल्यू है एक्स की, उसी को दो मूल कहते हैं। तो मान लीजिए कि इस समीकरण के दो मूल, एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। अल्फा बीटा मैंने माना है, आप पी क्यू आर कुछ भी मान लीजिए, मैंने अल्फा बीटा मान लिया। तो मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो मूल अल्फा और बीटा है तब। तो जो इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, मैंने माना है, तो मूलों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा होता है, वो इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब यक्स का गुणांक बी, यक्स का गुणांक बी, और ए क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे क्या है? माइनस पहले ही यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल हो गया। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। कांस्टेंट ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक, स्थिरांक बाई, या कांस्टेंट या अचर कुछ भी लिख लीजिए, स्थिरांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो
इस समीकरण के मैंने मान लिया कि दो मूल है, तो दोनों मूलों का योगफल क्या होता है, दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है। अच्छा, कोई भी समीकरण दिया हो, यदि मूलों का योगफल -b/a आ रहा है तो, और मूलों का गुणनफल c/a आ रहा है, यानी कि वो मूल जो है, मूल दिया गया है वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण संबंधित ये विविक्तर विवेचक ये हो गए। अब ये इस द्विघात समीकरण का जो मूल है, जो वैल्यू है एक्स की, वो निकालेंगे हम कैसे। तो उसको निकालने की कुल तीन विधियां हैं। एक तो सिद्धाचार्य फार्मूला है, तीन विधियां मैंने लिखा है। द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि, पहला द्विघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र, इससे आप डायरेक्ट किसी भी समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। क्या है एक्स, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² -4ac पूरे के बटे 2a। ये हो गया सिद्धाचार्य फार्मूला। और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब है कि समीकरण को a+b का होल स्क्वायर में ला दीजिए या a-b के होल स्क्वायर में ला दीजिए। जैसे कोई भी समीकरण दिया है इस टाइप का, x² + bx + c में, तो x² + bx + c को आप ऐसा बनाइए कि यह a+b का होल स्क्वायर हो जाए या a-b का होल स्क्वायर हो जाए। यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं। कंपटीशन आपको देना है ना, आपको यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, वनडे एग्जाम तमाम में आपको ये देना है ना, तो आपको बेसिक में बस जितना जरूरी है उतना ही जानिए, वरना तो मैथ तो बहुत है, पढ़ते रहेंगे आप मैथ। ठीक है, तो गुणनखंड विधि ही मेन है, यही इसी को हम लोग यूज करेंगे, हर जगह यही यूज होगा। 98%, 98 का 99.9% गुणनखंड विधि ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और सिद्धाचार्य फार्मूला आप जानते रहे कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² -4ac अपॉन 2a। b क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है, c क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x²। जो x² के साथ लगा है वही x² का गुणांक होता है, या उसको गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो सिद्धाचार्य फार्मूला ये भी आप दिमाग में रखेंगे। जब समीकरण का वैल्यू निकल नहीं पाती है, यानी समीकरण का गुणनखंड नहीं हो पाता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो पाता है, तो सिद्धाचार्य हम लोग यूज करते हैं, सिद्धाचार्य फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों विधियां जब फेल हो जाती है, गुणनखंड विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि फेल होती है, तब सिद्धाचार्य फार्मूला हम लोग लगाते हैं। हालांकि ये सब पे लगता है, लेकिन यूज हम लोग ज्यादातर इसका तभी करते हैं जब समीकरण इस दोनों से हल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिद्धाचार्य फार्मूला, तो यही इतना द्विघात समीकरण है। अब आइए हम क्या देखते हैं, गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि, फैक्टोराइजेशन मेथड, फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक, तो एक समीकरण लेके फिर हम लोग देखते हैं, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर। जैसे मान लीजिए एक समीकरण हम देते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चूंकि मैंने इसमें देखिए ना, इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए कैसे द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना यहाँ पे है, 1 है, b का मान कितना है, -5 है, c का मान कितना है, 6 है। ax² a का मान 1 यहाँ छिपा है, b का मान -5, c का मान 6। इतना तो आपको क्लियर होगा ही, यानी ये द्विघात समीकरण है, x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। अच्छा, अब इसमें देखिए आपकी, यहाँ पे मैं मान लिख दे रहा हूं, बल्कि a का मान 1, b का मान -5, c का मान 6। इस समीकरण में अब यहाँ पे देखिए तीन टर्म है, तीन पद है।
चूंकि यक्स की घात 2 है, तो यानी कि इसके दो गुणनखंड होंगे, टू फैक्टर, दो फैक्टर होंगे। और एक ही चर है यक्स, यक्स तो एक ही चर है, लेकिन दो घात में है, यक्स की मैक्सिमम घात 2 है। अब इसको हम लोगों को ऐसा करना है कि इसको चर की मैक्सिमम घात 1 हो जाए, यानी कि एक घात रैखिक समीकरण में हम लोग इसको परिवर्तित करें, तभी तो चर का मान निकलेगा। क्योंकि जब हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे थे दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तब भी हम लोग एक चर को गायब कर दे रहे थे, कर रहे थे ना, एक चर को गायब कर दे रहे थे। तो यहाँ भी उसी प्रकार से एक घात को गायब करके एक ही चर हम लोग लाएंगे। कहिए तो अगर यहाँ पे तो दो घात है ना, यस की एक्स की दो घात है ना, तो एक घात में हम लोग यानी टू फैक्टर, दो फैक्टर में हम लोग कर देंगे तो ऑटोमेटिक किस में हो जाएगा, वो रैखिक समीकरण में आ जाएगा। और जब रैखिक समीकरण में आ जाएगा तो एक ही चर रहेगा, तो आसानी से चर की घात एक ही रहेगी, तो आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो तीन टर्म है, पहली बात, एक दो तीन, तीन पद है ना इसमें, और दो गुणनखंड इसको दो गुणनखंड में करना है, तो इसको चार टर्म करना पड़ेगा, तभी तो दो गुणनखंड होगा, चार टर्म में करना पड़ेगा पहली बार। ठीक, तो यक्स की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके दो गुणनखंड होंगे। फिर जो जो गुणनखंड दो होंगे उसको हम लोग एक चर के सिंगल घात, मतलब एक घात में क्या करेंगे हम लोग, परिवर्तित करेंगे, इसलिए वो बन जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। फिर उस रैखिक समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अभी मैं आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगा, फिर एक दो क्वेश्चन आप हल करिएगा, इसके बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे आंसर पे हम लोग आएंगे। कोई स्टेप नहीं फॉलो करना, डायरेक्ट आंसर पे हम लोग आएंगे। पहले वो इसका प्रोसेस समझ लिए, इसके बाद तो हम लोग ट्रिक पे आते हैं। देखिए, जैसे इसमें देखिए हम लोग इसको चार टर्म में करना है, तो हम लोग -5 को उठाते हैं, -5, ठीक, -5। अब -5 को हम लोग कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि इसको हमको चार टर्म में करना है ना, चार पद में करना है ना, तो इसी -5 को हम लोग दो भागों में तोड़ कर लिख दें, तो जब दो भाग में हो जाएगा तो चार पद हो जाएगा। पहला प्रोसेस हम लोग क्या करना है, इसको चार पद में लिखना है, चार टर्म में। तीन टर्म तो है ही, एक टर्म बढ़ाना है, तो -5 को ही तोड़ के दो दो टर्म, दो पद कर लिया जाए, तो पूरा टोटल चार टर्म हो जाएगा। तो -5 को हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए, लिखिए। एक तो हम लिख सकते हैं इसको -1, -4, दूसरा क्या हम लोग लिख सकते हैं, -3, -2, तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6 + 1, चौथा क्या लिख सकते हैं, -7 + 2, पांचवा क्या लिख सकते हैं, -6 + 1, ऐसे डाट डाट डाटा मैंने इनफाइनाइट, यानी कि हम -5 को अनंत प्रकार से दो भागों में बांट के हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमको एक ही चाहिए ना, उस इन जितने प्रकार से हम लिख लो उसमें से केवल एक ही चाहिए, तो वो कौन वाला, कैसे हम लोग इसमें से ढूंढेंगे कौन सा हमको यहाँ यूज करना है। इस -5 को हम अनंत प्रकार से लिख सकते हैं, दो भागों में बांट, दो टर्म में कर करके, लेकिन जो अनंत प्रकार से हम लोग -5 को लिख रहे हैं उसमें से हम लोग कौन सा चूज करें, ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें, कौन सा करें, इसके आगे भी बहुत है, कौन सा करें। तो इसी को चूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, कितना है यहाँ पे, एक है, एक्स स्क्वायर गुणांक एक है, ठीक, एक का सी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 6 में, 1 × 6 = 6। ये क्यों किया हमने, क्योंकि इसमें से हम लोग को छांटना है कि कौन सा हम लोग इसमें लेंगे। तो हम लोग इसके लिए इसमें से पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो कांस्टेंट है दोनों का गुणा करेंगे चिन्ह सहित, +1 है, +6 है, +1 + 6 = 6, 6 आ गया। अब इस 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, चलिए करिए 6 का गुणनखंड, 2 तिहाई 6,
कितना आ गया, 2 और 3, यानी 2 और 3। इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 और 3 होगा। लेकिन हमको लाना कितना है, -5। तो 2 और 3 को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, एक तो -2 -3 लिख दीजिए, ठीक। 2 प्लस प्लस 2 +3 लिख दीजिए, -3 +2 लिख दीजिए, -2 +3 लिख दीजिए। इतने प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या, -5 चाहिए। -5 किससे मिलेगा, इससे मिल जाएगा। इसको लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए -5 किससे आ रहा है, इस वाले से आ रहा है, यानी कि हम लोग किसको उठाएंगे, -2 और -3 को उठाएंगे। तो अब कैसे हम लोग लिखेंगे, समझिए। इसको मैं मिटाता नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, x² -5x + 6 = 0। अब कैसे लिखेंगे हम लोग, x² माइनस, चूंकि -2 -3, 5 को हम लोग लिख रहे हैं, तो -2x -3x, और फिर जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए 4 टर्म में हो गया ना, 1 2 3 4, 4 टर्म में हो गया। अब आराम से 2 गुणनखंड निकल जाएंगे। कैसे, देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x - 2, इसमें कॉमन ले लीजिए 3, x - 2 = 0। फिर x - 2 कॉमन है, x - 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x-। अब देखिए जो मैं आपको बताया था कि रैखिक समीकरण में आ गया ना, x - 2 x - 2 आ गया ना। अब एक बार x - 2 = 0 कर दीजिए, एक बार x - 3 = 0 कर दीजिए। यहाँ x = 2 हो जाएगा, यहाँ x = 3 हो जाएगा। 2 और 3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ये जो -5, ये 3 टर्म है, तो इसको हम लोग 4 टर्म बदल लेंगे। 4 टर्म में बदलने के लिए जो ये -5 है, इसी माइनस, हमेशा इसी बीच वाले को लेंगे, जो x के साथ है उसी को लेंगे। तो -5 को हम लोग बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। अब कौन सा हम लोग ले कि ये 4 टर्म में हो जाए, तो उसके लिए हम लोग x² का गुणांक और जो कांस्टेंट है दोनों का गुणा करेंगे। 1 × 6, चिन्ह सहित, +6 + 1, ये छिपा हुआ है, 6 हो गया। अब इस 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 और 3 आएगा। अब 2 और 3 को हम लोग कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो -2 -3, 2 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए -5, -5, -2 -3 -5 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -2 -3, यानी -2x -3x। फिर इसके बाद इसमें से x कॉमन लेंगे, x - 2, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x - 2, दोनों में से x - 2 कॉमन है तो x - 3। फिर एक एक के बराबर, चूंकि ये रैखिक समीकरण है, इसलिए एक एक के बराबर 0 कर देंगे, तो x = 2 आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो अच्छा, अब एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। दूसरा लेंगे तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ऐसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक मैं और आपको बताता हूँ, x के 2 मान आए ना, एक समीकरण और लेता हूं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। फिर इसके बाद आपको शॉर्ट विधि बताता हूँ, और आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे एक समीकरण ले लीजिए आप, 2x² -7x + 3 = 0। अब इसमें आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है कि जो 7x है, इसको हम लोगों को ऐसा तोड़ना है कि ये 4 टर्म में हो जाए। 4 टर्म में करना, 7x को 2 भागों में बांटना है, तो -7 है यहाँ पे। अब इसको 2 भागों में बांटना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो ये -7 है, इसको हम लोग कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। -1 -6 -8 +1 -4 -3 -2 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट लिख सकते हैं। लेकिन हमको अब इनमें से कौन सा कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा हम लें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो x² का गुणांक है, जो ये इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। x² का गुणांक 2 है और कांस्टेंट 3 है,
तीन दूनी 6 आ गया। अब इस 6 का गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, 2 गुणे 3 ही आएगा। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। अब 2 गुणे 3, चूंकि 2 गुणे 3 आप क्या है, हाँ ठीक है, तो 2 गुणे 3। अब ऐसे कैसे आपका ये 7x आपको चाहिए, 7x आपको चाहिए। 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 1। लेकिन आपको चाहिए क्या, 7 चाहिए। तो कैसे आप क्या करेंगे, या तो ऐसे कर दीजिए, 6 कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 1 कर लीजिए। तो क्या होगा, -6 - 1 आप कर सकते हैं। -6 - 1 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ऐसे लिखिए आप, कैसे लिखेंगे आप इसको, 2x² -6x -x + 3 = 0। देखिए, -6 -1, x के यहाँ 1 छुपा है। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, x - 3, यहाँ -1 कॉमन लीजिए, x - 3 0, x - 3 दोनों में कॉमन है, 2x - 1 0। अब दोनों लाइनियर है, रैखिक समीकरण है, तो x - 3 बराबर 0 कर लीजिए एक बार, 2x - 1 बराबर 0 कर लीजिए। यहाँ x बराबर आ जाएगा 3, यहाँ 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो आप, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जब बेसिक मैथमेटिक्स से खत्म हो जाएगी, तो मैं अभी तक जितना पढ़ा हूँ सब पे क्वेश्चन दूंगा, सब तब आप हल करेंगे। लेकिन तब भी आप गूगल पे, क्रोम पे सर्च करके आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कक्षा 6 7 8 9 तक की एनसीईआरटी, 10 तक की एनसीईआरटी भी आप हल कर सकते हैं। अब आइए, इस पे आप हल करिएगा, लेकिन अब आइए इसका हम डायरेक्ट शॉर्टकट में कि यक्स का मान डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे, उसको भी समझते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे लिखें, देखिए जैसे, जैसे ले लेते हैं x² - 5x + 6 बराबर 0। अब डायरेक्ट हमको आंसर लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो जो अभी तक जो प्रोसेस हम लोग अभी फॉलो कर रहे थे, प्रोसेस वही है, लेकिन उसको डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, सारा प्रोसेस एक ही बार में। जैसे देखिए, पहला काम आप क्या करेंगे, कि पहला काम क्या करेंगे, ये जो -5 है, जो ये 6 है, माने सबसे पहले आप ये जो 1 है और ये जो 6 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। ठीक, तो -2 और -3, मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे कि ये जो x² का गुणांक है और जो कांस्टेंट है, दोनों का गुणा करके गुणनखंड निकाल के ये -5 आप ला देंगे। तो वही -2 -3 मैंने लाया, -2 -3 करेंगे तो -5 आ जाएगा। बस गुणनखंड आपने कर लिया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, जो x² का गुणांक है एक, उसी से दोनों में भाग दे देना है। ठीक, भाग देने के बाद जो आएगा उसका चिन्ह परिवर्तित कर देना है, यानी -2/1 मतलब -2 हो गया, ये -3 हो गया। अब चिन्ह देखिए, चिन्ह बदलिए, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह को ऑटोमेटिक चेंज कर देना है। एक उदाहरण और लेके समझते हैं, तब आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। जैसे x² -7x + 10 = 0। अब देखिए, चूंकि x² का गुणांक 1 है, तो 1 गुणे 10 = 10। अब इस 10 का गुणनखंड करिए, 2 गुणे 5 आ जाएगा, यानी कि -2 और -5। देखिए -7 भी आ जाएगा, -2 -5 -7 आ गया, गुणनखंड हो गया, आ गया। अब कुछ नहीं करना, x² गुणांक से भाग दे देना है। x² का गुणांक 1 है, भाग दे दिए, चिन्ह को बदल देना है। ये हो गया आपका आंसर, एक लाइन में 2 और 5। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एकदम आपको एकदम जवान पे रहना चाहिए,
4x² माइनस 4x+1 = 0। अब देखिए पहला काम क्या करना है, 4 और 1 का गुणा करके कितना आ गया 4। 4 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 आया ना। लेकिन आपको कितना लाना है, -4 लाना है। कैसे लाएंगे, -2 -2 -4 आ गया। देखिए 2 और 2 दोनों को माइनस माइनस में लिख दीजिए। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। 4 है ना, 4 से दोनों में भाग दे देना है। चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदल दीजिए। यही आंसर हो गया, 1/2 1/2। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और हल करिए, थोड़ा सा आपके लिए भी ठीक रहेगा जितना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 2x² माइनस 17x प्लस 30 बराबर 0। 30 दूनी 60। अब 60 का करिए ना, 60 का गुणनखंड, 60 का गुणनखंड करिए। 2 तिहाई 6, 2 15 30, 3 5 15, 5। यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 60 का कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12 5 60। लेकिन आपको लाना है -17, -17 लाना है। तो अगर 2 दूनी 4 3 12 इनको एक कर दीजिए या इसको एक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 12 गुणे 5 60 के। तो 3 4 3 12 गुणे 5। अब 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 17 हो सकता है, तो यानी कि -12 ले लीजिए और -5 ले लीजिए, क्योंकि -17 चाहिए ना, तो दोनों माइनस ले लीजिए। -12 -5 कितना हो गया, -17 हो गया। 12 25 60, माइनस माइनस प्लस, यानी 60 प्लस में आ गया। गुणा करने पे भी +60 आ रहा है और जोड़ने पे भी -17 आ रहा है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 से दोनों में भाग दे देना है। फिर चिन्ह क्या करना है, चिन्ह बदल देना, माइनस है प्लस कर देना है। ये हो गया आपका आंसर। 2 छक 12, 6 हो गया, 5/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत कुछ अब नहीं बचा है। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और बची है उसमें, जैसे आपको 58 का वर्ग करना है तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे ये बचा है। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं, फिर ये वर्ग, 2 अंकों का वर्ग स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और वही लेक्चर लास्ट रहेगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे जितना भी अब तक मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया सारा। फिर वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद तब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। बाकी और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। 6 7 8 9 10 का मैंने मैथ बताया है, वही आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो जितना भी मैंने पढ़ाया प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।